जितने भी क्राइम हो रहे हैं, ये जो चेन स्नैचिंग हो रहा है, बाइक उठाना हो रहा है, घर से सिलेंडर बेचना हो रहा है, ये सब नशे की वजह से ही होता है। जो नशा करने वाला होता है, उसका जो ध्यान होता है केवल मैं और मेरा नशा। तुम चुप रहो नशेड़ी। ये किस किस किस्म के ड्रग ड्रग लेते हैं? इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं, कुछ लोग इंजेक्शंस में लेते हैं उस चीज़ को, और केमिकल कई तरीके के सूंघने वाले हैं, जो पंचर लगाने का सॉल्यूशन होता है, उसको सूंघ के नशा कर रहे हैं बच्चे। तो 10-10 साल के बच्चे भी आजकल नशे में हैं। नशा एक ऐसी चीज है जो पहली बार मुफ्त ही मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे दलदल में फँसता है एडिक्ट कि फिर वो चाहते हुए भी नहीं निकल पाता है उससे। नशा कम कैसे हो, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, घर की कहानी। अगर अभी एक विवाह में चले जाइए, अभी हमने जाइए 500 लोग को अभी रहे हो। देखिए, रिहैब में कोई ऐसा जादू नहीं होता है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनेगी जिससे कि वो नशा छोड़ दे, जब तक कि वो छोड़ना ना चाहे। बोतल कितनी भी अच्छी हो, उसकी शराब जब दिमाग पे चढ़ती है तो सिर्फ नुकसान करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज के पॉडकास्ट ओपन अप्रोच में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसे विषय पर है जहां से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय पद्धति से गुजरते हुए कई लोगों को जीवन आबाद किया जाता है। और अगर इस दलदल में फंसे रहें तो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान से भी वो युक्त बने रहते हैं। छोटे से संक्षिप्त परिचय में मैं बता देता हूँ कि मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो कि नवीन किरण पुनर्वास केंद्र देहरादून के डायरेक्टर हैं। और आप कई ऐसे लोगों को, उन्हें उनकी जिंदगी में जो कठिनाइयां हैं, जो नशे की लत है, जो मानसिक द्वंद है, जो तरह तरह के मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय उलझन में उलझे हैं और वह आदतें सिर्फ नशे से आई हैं, उनको दूर करने में दशकों से प्रयासरत हैं। आज नवीन किरण पुनर्वास केंद्र के निदेशक श्री उदय प्रताप सिंह जी से हम इस पर डिटेल बातचीत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज की बातचीत में उन लोगों को लाभ हो जो इस दलदल में हैं और निकलना उनके लिए बहुत आसान है, और या जो इसके दलदल में फंसने से पहले सावधान होना चाहते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं इस कार्यक्रम के कड़ीबद्ध तरीके से जानकारी की ओर, जो आपकी उत्सुकता और आपकी चेतना, संचेतना, सूचना सबके काम आ सकता है। आपका मेरे इस कार्यक्रम में उदय प्रताप सिंह जी स्वागत है। और आज का इस कार्यक्रम का जो भाव है वो आपके केंद्र से जुड़ा हुआ है। आपका केंद्र इसका आज का एक कह सकते हैं मोटो है। बट ऐसे देश में बहुत सारे पुनर्वास केंद्र हैं जो इस तरीके की चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक या इस दलदल में घुस चुके लोगों के लिए एक केवट का काम कर रहे हैं, उन्हें इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। आप पहले थोड़ी इस प्रश्न की कड़ी में समझाएं कि आखिर पुनर्वास के भीतर आप करते क्या हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा परिचय आपने दे दिया सभी को, और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि एक नशे करने वाले को क्या-क्या नुकसान होते हैं। मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक। तो ये सब नशे की वजह से ही पैदा होता है। क्योंकि जो नशा करने वाला होता है, तो वो, उसका जो ध्यान होता है केवल मैं और मेरा नशा। क्योंकि एक निर्भरता हो जाती है उसके ऊपर उसकी। तो वो बाकी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है इस चीज़ में। बाकी जब परिवार के पास, जिस परिवार में एक नशा करने वाला बच्चा है या बड़ा है, जो भी है, जब सब चीज़ परिवार थक जाता है, हार जाता है, सब समझा के कोशिशें करके पूरी करके देख लेता है, तो जब कहीं से भी नहीं बन पाता है कि अब लास्ट स्टेज तक ऐसी नौबत आती है कि लोग पहुंच जाते, तब एक रिहैब केंद्र का रास्ता मिलता है उन्हें। रिहैब सेंटर देश में मैं पढ़ रहा था कि
3 गुना की गति से बढ़ गए हैं। हुँ, हालाँकि जनसंख्या भी बढ़ी है, बढ़ी बिल्कुल। नशा करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। आगे चल के हम डेटा पे भी थोड़ा हम बात करेंगे। जो रिहैब सेंटर में आपके आते हैं, वो किस मनोदशा के होते हैं, किस आचरण और व्यवहार के होते हैं? क्या वाक़ई में वो इस लत से बाहर जाना चाहते हैं? या उनको लगता है कि ये कैद खाने में हमें कहाँ ला दिए, हम तो बेहतर थे जब पी रहे थे? हाँ, ये महसूस ज़रूर होता है, लेकिन जब रिहैब में एक रोगी जब एडमिट हो जाता है, पेशेंट जब एडमिट हो जाता है, तो उसके बाद जब उसके इस दशा से निकलता है, विथड्रॉल का जो सिम्पटम होता है, उससे निकलता है वो, तो उसके बाद धीरे-धीरे उसको समझ में आने लगता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। एकदम से नहीं आता है उसको समझ में, क्योंकि जो ये नशे की बीमारी होती है, डिपेंडेंसी की बीमारी होती है ये, एक निर्भरता हो जाती है उसको, कि वो चाहते हुए भी उससे नहीं निकल पाता है, चाहते हुए भी नहीं निकल पाता है। तो आप लोग जैसे जब कोई आता है, हुँ। नया इस तरह का पेशेंट हूँ, तो उसके ट्रीटमेंट में कितने दिन में आप फ़र्क देखने लगते हैं? ये अलग-अलग पे हाँ, अलग-अलग होगा? हाँ, हाँ, अलग-अलग है, हर जैसे अल्कोहलिक हो गया, ड्रग वाले हो गए, सबका अलग-अलग तरीके से होता है इसमें। जैसे एक शराबी है, शराबी है। बहुत लती है वो। हुँ, वो आया तो हुँ। उसके अंदर शराब की चाहत कब ख़त्म होने लगती है? अच्छा, हाँ, जैसे कि जैसे हमारे पे जो कोई भी एडमिट हो जाता है नशा करने वाला, तो जो हमारे डॉक्टर हैं, वो कुछ दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन्स ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स हो गई, उसको बेचैनी की दवाई हो गई कि उसको जब नशा नहीं मिलेगा तो उसको बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती है उसको। तो ये इस पे कम से कम 4-5 दिन लग जाता है। वो पेशेंट की फिज़िकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि 24 घंटे शराब पी रहे हैं। और खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। लेकिन जब तक वो शराब पी रहे हैं तो वो स्टैंड रहते हैं। जब शराब नहीं मिलती तब उनकी सही दशा का तब पता लगता है उनका। अब जैसे रिहैब में पेशेंट एडमिट होता है, जब उसको नशा नहीं मिलता उसको बहुत बेचैनी होती है। कई लोग ऐसी स्टेज से गुज़रते हैं 72 घंटे के बाद, इसको बोलते हैं हैलुसिनेशन, मति भ्रम। हुँ। मति भ्रम वाली एक स्टेज ऐसी आती है कि उसको कुछ पता नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ। उसको कुछ पिक्चर्स दिखाई देने लगती है, वो अपने से बात करने लगता है, कई बार वो एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये पता नहीं कि मैं सेंटर में, वो सोचता है कि मैं अभी घर में ही हूँ या कहीं पे हूँ। तो ये जो पोज़ीशन होती है, ये होती है हैलुसिनेशन बोलते हैं जिसे, मति भ्रम। तो कोई इस चक्कर में रिहैब से भाग भी जाता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे केयरटेकर होते हैं पूरे, और देखा अरे जाता है कब कई बार। ज़ोर ज़बरदस्ती करे, हाँ, लड़ाई करिए। होती है वो, ऐसी नौबत आती है, लेकिन हम लोगों को ये पता है, क्योंकि हम लोग सब इसी लाइन से निकले हैं कि ये स्टेज आती ही आती है, और इस समय पेशेंट के साथ हमने कैसा व्यवहार करना है। कोई पेशेंट जो आता है, पेशेंट नहीं चाहता है कि वो रिहैब में रहे, लेकिन घर वाले चाहते हैं रहे। ऐसे कितने परसेंटेज तकरीबन केसेस होंगे कि जो ऐसे घर के लोग तो चाहते हैं कि ये रिहैब में रह के इसकी हाँ, हाँ, बिल्कुल, चिकित्सा हो जाए, स्वस्थ बिल्कुल, हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो नहीं चाहता हुँ। है। देखिए, कहीं न कहीं ना जब एक स्टेज आदमी की, एक एडिक्ट को पता लगने लगता है कि मेरी स्टेज खराब हो रही है, और वो निर्भर भी है इस नशे के ऊपर, हुँ। वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता है वो। और परिवार चाहता है कि मेरा जो बच्चा है या बड़ा है घर का, जो भी सदस्य है, हम इसको बचाएँ। लेकिन रिहैब में आने के बाद उसको जब इस सिम्पटम से जब बाहर आ जाता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि मेरे को अब सही रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि अब उसे ना शराब की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, दूसरा बात है, रिहैब का ये फ़ायदा होता है कि जैसे घर में एक पेशेंट है, हुँ। तो घर वाले अगर उसको बंद भी करके रख लें, उसको पाबंदी भी लगा के रख लें, लेकिन वो किसी भी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके परिवार को, या कोई भी तरीके से वो वहाँ से छुटकारा पाके अपने नशे की तरफ चले ही जाता है। कई घरवाले भी होते हैं कि बाहर ना जाएँ, उसको लाके देते हैं कि अब कि ये ये हाँ, बताइए। आपके अभी अभी के अभी मौजूदा समय में कितने बहुत यंग बच्चे हैं भी या नहीं हैं? हाँ, हाँ, यंग बच्चे हैं हमारे पास, और हम लोग भी जैसे नाबालिग को तो हम रखते नहीं हैं। हालाँकि यहाँ तक कि हमारे पे जब क किसी से बात होती है पेरेंट्स से, तो 10-10 साल के बच्चे भी आजकल नशे में हैं। नहीं, एक सुपरविज़न। डेटा है हाँ, कि 10 से 17 साल के बच्चों का भी एक डेटा है। हाँ, हाँ। फिर 18 प्लस वालों का डेटा बिल्कुल। है, 18 से 59-49 का भी डेटा है। हुँ।
तो लेकिन इसमें कम है, लेकिन फिर भी जो आपने कहा अभी स्कूलों में ड्रग्स जो सप्लाई हो रहे हैं, हुँ, अलग-अलग सेंटर से जब पुलिस पकड़ती है तब पता चलता है कि ये तो बड़ा अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। हुँ। तो कुछ ऐसे बच्चे भी कभी गार्जियंस लेके आते हैं कि साहब ये जो है 18 साल से कम उम्र का है, चूँकि आप नहीं लेते हैं, तो लौटा दिए हों, बट आते हैं ऐसे केसेस? हाँ, आते हैं। हुँ। ऐसे कितने केसेस महीने में 1 आध 2 आ जाते हैं? 2-4 तो आ जाते हैं वैसे, लेकिन अमूमन फिर हम लोग उनको सलाह देते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के भी कुछ हैं बच्चों के लिए बनाए हुए हैं केंद्र, हुँ। आप उनसे संपर्क करिए। हुँ, वहाँ से हाँ, अपना उनसे संपर्क ट्रीटमेंट करिए लेते हैं। और आपके यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। नहीं है, वो फैसिलिटी है। 18 प्लस वाले कितने लोग होंगे 18 से 30 आपके इस समय सेंटर में? ज़्यादातर लोगों का जो एवरेज है ऐज का 18 से लेके 35 तक का है। ओके, ये हाँ। भी तो काफ़ी ठीक-ठाक एज है भाई। हाँ, इस समय जो हैं, हाँ। कितने परसेंट ऐसे होंगे जो 18 से 35 के बीच हैं? अभी इस समय हमारे पास 60% लोग ऐसे 60% 18 से 35 35। के बीच में। सबसे ज़्यादा एज के कितने लोग होंगे, जो मैक्सिमम इस समय हों? मैक्सिमम अभी हमारे पास 60 तक है। 60 तक। हाँ, ये कितने लोग? ये तो 4-5 लोग हैं। बस 4-5 हाँ, लोग। 4-5 मतलब लोग हैं ठीक से परसेंटेज और में वो फिट भी नहीं हो रहा। अल्कोहलिक हैं ज़्यादातर, अल्कोहलिक अल्कोहलिक। ही हैं पूरे। अच्छा, ये जो 18 से 35 का आपने बताया, हुँ। ये किस-किस किस्म के ड्रग ड्रग लेते हैं? ये ड्रग्स हर किस्म का ड्रग्स आजकल आ गया है, चाहे सूंघने वाला हो या स्मैक हो यहाँ तक कि अब उत्तराखंड में एमडीएमए का भी बहुत प्रचलन स्टार्ट हो गया है, ये बहुत खतरनाक ड्रग है एमडीएमए। छिट्टा बोलते हैं पंजाब में जिसको छिट्टा बोलते हैं वो भी ड्रग चलने लगे हैं यहाँ पे इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं कुछ लोग इंजेक्शंस में लेते हैं उस चीज़ को अ, और केमिकल कई तरीके के सूंघने वाले हैं जो पंचर लगाने का सॉल्यूशन होता है हुँ। उसको सूंघ के नशा कर रहे हैं बच्चे ड्रग अगर आपसे ये हम कहें कि देहरादून के भीतर ड्रग की सप्लाई किस क्षेत्र से या कौन कहाँ से ला रहा है? ड्रग्स का ज़्यादातर कुछ आइडिया आपका क्या है? हाँ, ज़्यादातर आइडिया जैसे हम लोग किसी पेशेंट हमारे पास आते हैं यहाँ पे जो एडमिट होते हैं, हम उनसे भी कभी डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों को कहाँ से आता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर बरेली से, मुरादाबाद से, रामपुर यहाँ तक कि पड़ोसी जो शहर है बिहारीगढ़ से, हुँ। इस जगह से ज़्यादा ड्रग आता है यहाँ पे। इनको भी तो कहीं से आता होगा। हाँ, ये लोग बाहर से भी अब सबके अपने-अपने कॉन्टैक्ट हैं। अब जैसे उदाहरण दें, पंजाब ने आपने भी ज़िक्र भी किया। पंजाब में बहुत नशे की हाँ, नशे के का दौर हुँ, रहा, बड़ी खेप वहाँ पहुँचती है नशे की। बिल्कुल। और वो नशे की खेप वाया पाकिस्तान आती है हुँ, बिल्कुल। और वो मध्य एशिया की तरफ हुँ, से आती है। इधर अगर हम चले जाएँ हुँ, मणिपुर, मिज़ोरम साइड हुँ, में, हुँ, इधर हुँ। नागालैंड वगैरह, म्यांमार के रास्ते, म्यांमार के रास्ते, हाँ, सही है। ये ठीक जो एक गोल्डन ट्रायंगल समथिंग व्हाटएवर ये सब चीज़ें डेवलप हो गई। और बिहार में नेपाल के रास्ते भी आते हाँ, वहाँ से आ रही नशे की। हम लोगों ने इतने कोशिशों के बावजूद, कोशिशें जारी हैं हुँ, हर तरीके का, लेकिन सबसे आसान पकड़ हुँ। नशे बे का कारोबारियों का सबसे आसान टारगेट कौन होता है? देखिए सबसे आसान टारगेट तो जो ये फुटकर वाले होते हैं जो उसको ही अगर पकड़ा जाएगा जो छोटे-छोटे क्या रिटेलर बोलते हैं जिनको, ये इनको पकड़ने से क्योंकि ये भी कहीं से लाते हैं कहीं। अगर ये पकड़ते तो ये अपना बताएँगे। अब इसी में कनेक्ट कर लीजिए कि उनके लिए आसान टारगेट कौन है? उनका कस्टमर जो है, हुँ, आसान कस्टमर कौन होता है? हाँ, आसान कस्टमर यही 18 से 35 वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा। हाँ, ये हैं ज़्यादा और दूसरा मैं स्कूलिंग आपको बच्चे भी हैं। ये चीज़ बता दूँ कि एक ये ड्रग्स में या नशा में कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आदमी एन्जॉय करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी में गए हम लोग, हमने थोड़ा-सा कहीं पे नशा ले लिया हुँ, और मूड हमारा अच्छा हो गया उससे। अब जिससे मूड अच्छा हुआ तो वो सोचता है कि दूसरे दिन भी ट्राई किया जाए, फिर तीसरे दिन भी ट्राई किया जाए, चौथे दिन भी ट्राई उसको ये पता नहीं लगता कब मैं इस दलदल में फँस चुका हूँ। और ऐसे दलदल में फँसता है एडिक्ट कि फिर वो चाहते हुए भी नहीं निकल पाता उससे। मैं 24 सालों से पढ़ा रहा हूँ। पहले तो नहीं बोलता था, लेकिन अब कुछ वर्षों से कभी कलर क्लास में कुछ ऐसे अवसर आते हैं,
तो मेरा ऐसा अनुमान है और शायद आप उसको सहमत भी होंगे कि नशा एक ऐसी चीज़ है, जो पहली बार उसको मुफ़्त ही मिलती है, हुँ। मुफ़्त में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई शराब पिया होगा हुँ। और याद करे तो उसको पहली बार मुफ़्त ही शराब पिलाई गई होगी। अ, मुफ़्त की चीज़ इतनी बड़ी आदत में बदल जाती है और मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे इतना वो निचोड़ लेती है। लेकिन इसको लेकर के सरकारों को जाके देखिए, अभी पिछले 5 साल पहले जो नशा मुक्ति का अभियान पूरे भारत में चला, जिसका अमृतसर में एक शायद 2-3 महीना पहले एक बड़ा-सा उसका एक आयोजन भी हुआ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। आप ज़रा कल्पना करिए कि सब लोग सब जानते हैं, फिर भी इस दलदल में कैसे फँस जाते हैं भाई? जबकि पता है कि अभी कॉकटेल में चले जाइए, लोग परसू करेंगे, "अरे लीजिए भई, एक पैक से क्या होता है?" मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी पूरी मतलब अपनी लाइफ़ में कभी इस तरीके का चीज़ का गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ भी ऐसा मेरे जीवन में शराब हो, कुछ भी शामिल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ पार्टियों में आपको इन्फ्लुएंस कई लोग इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे हैं इसके। हुँ। आपको क्या लगता है कि जो बदली परिस्थिति है, अब शराब लोगों की शौक बन गई? हुँ। ये ऐसा है देखिए मैं एक अपना अनुभव ही बता देता हूँ आपको मैंने जैसे कल भी शेयर की थी बात की हम लोग इसी लाइन से निकले हुए होते हैं तो हम अपना अनुभव प्रैक्टिकल अनुभव आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ने शुरू किया था शराब पीना तो छोटी एज में किया था। तो एक छोटा-सा आपने अपना हाँ, अपना बता रहे हैं? हाँ, अपना बता रहा हूँ। कितनी उम्र रही होगी? 19 17 या 18 यस। 17-8 अब वो खाली एन्जॉय के लिए कभी शाम के टाइम पे बैठ गए, एक 180 एमएल का एक क्वार्टर ले लिया हमने, और वो भी 3-4 लोग पीते थे हम लोग। हुँ। उसके बाद थोड़ा मूड अच्छा हो जाता था, फिर चलो पिकनिक में चले गए कहीं से नहीं मिक्सी। फिर दूसरे तीसरे दिन गैप बन गया, फिर तीसरे चौथे दिन फिर हमने सोचा चलो यार आज फिर एन्जॉय किया जाए। हुँ। वही मूड फिर ले आते थे। हाँ, फिर हुँ। और ऐसे-ऐसे करके ये बढ़ती गई मात्रा किस ले और किस लेवल तक पहुँच गया फिर? फिर उसके बाद तो अ, 1 बॉटल हाफ तक तो कुछ पता ही नहीं चलता है फिर। पूरे नहीं उसके बाद तो काफ़ी गैप बन गया था हमारा। बीच में हमने नहीं लिया फिर नौकरी किया हम लोगों ने, तो नौकरी में तो ये चीज़ हो नहीं पाती थी। लेकिन वो चीज़ हमें ध्यान रही और फिर नौकरी में भी थोड़ा-सा ये रहता है कि अगर हम इतना ज़्यादा पी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये है कि मेंटल क्रेविंग होती थी। एक मेंटल क्रेविंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हुँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रिहैब की बात करता हूँ कि एक इंसान के अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वो ठीक होना चाहता है। और उसके समझ में नहीं आ रहा, वो ठीक होना ही नहीं चाहता है, तो वो मेंटल क्रेविंग उसको होती रहती है, पूरा ड्यूरेशन वहाँ पे रहेगा वो। तो वो मेंटल क्रेविंग का ये नुकसान है होता है उसको पेशेंट को कि वो जैसे ही बाहर जाता है फिर वो रिलैप्स हो जाता है। हुँ। वो अपना पूरा ये जो उस शराब को या नशे को उठा लेता है वो। फिर रिलैप्स होना मीन्स कि वही पुरानी वाली स्टेज में आ जाना, बल्कि पुराने रिलैप्स होना इतनी खतरनाक चीज़ है कि रिलैप्स में आदमी पहले से भी खराब पोज़ीशन में पहुँच जाता है। जित आपके अनुभव में जितने लोगों ने आपके रिहैब सेंटर से स्वस्थ होके गए, आप तो पेशेंट कह रहे हैं, वो पेशेंट थे, वो ठीक हो पेशेंट ही हैं, हाँ, पेशेंट ही है वहाँ। हाँ? तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं, भई ये पेशेंट आया हुआ है। हाँ, देखिए रिहैब का कल्चर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं अपने रिहैब की बात कर रहा हूँ यहाँ की, हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं पूरे वहाँ पे। हुँ। वहाँ पे मैं डायरेक्टर नहीं हूँ और वो पेशेंट भी को हम ऐसा शो नहीं करते कि हम डायरेक्टर हैं। स्टाफ जो हमारे पास होता है बाहर घात में हम लोग नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसको वो पेशेंट के साथ जो ये नशा करने वाले के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा जैसा कि जिस लाइन से वो गुज़रा है, जैसा उसको मिला है व्यवहार यहाँ पे। हुँ। जिसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि वो रिहैब में एक वॉलंटियर सेवा दे रहा है। वॉलंटियर सेवा इसलिए दे रहा है वो कि वो ठीक होना चाहता है। रिहैब से जुड़ के रहना। कुछ लोग ऐसे भी कि यहाँ से जाने के बाद जो रिकवरी में चल रहे हैं, वो रिहैब से जुड़े रहते हैं, चाहे टेलीफ़ोनिकली हो, चाहे कभी-कभी आके बैठ जाते हैं हमारे पास। उनको सब चीज़ याद आता है कि हम किस लाइन पे थे और अभी कहाँ पर हैं हम लोग। और उनको पूरा
अपने क्या-क्या खोया है, उस चीज़ का उनको एहसास होने लगता है। किस-किस को इमोशनली पेन दिया है, वो चीज़ एहसास हो चुकी है उसे। क्या-क्या उसको आर्थिक नुकसान हुआ है और वापस क्या आया है उसके पास। एकदम से तो आता नहीं है, लेकिन धीरे अगर वो ठीक है तो वो भी उसकी भी रिकवरी होती है। मेंटल रिकवरी। अब जैसे आपके यहाँ जो लोग ठीक होके जाते हैं, तो उनके घर के लोगों को जैसे 18 से 35 आपने कहा कि करीब 60% लोग हैं और ये डेटा पहले भी रहा होगा, तो लोग ठीक होके जब जाते हैं, तो उनके मदर-फादर जब लेके जाते हैं, तो क्या फीलिंग होती है उनकी कि यार क्या मतलब एक देखिए कोई अद्भुत एक देखिए फिर खोया हुआ व्यक्ति हमारा मिल गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए पहले तो जब भी एक नशा करने वाले को रिहैब में जब एडमिट किया जाता है तो एक पेशेंट की फीलिंग यही होती है कि हमारा बच्चा रिकवरी में चले, रिकवर हो, नशे की बीमारी से निकले और अपनी एक नॉर्मल लाइफ़ को जिए। और जब यहाँ से जाता है तो तब भी अगर उनका बच्चा रिकवरी में चल रहा है तो बड़े खुशी का अनुभव होता है। एक परिवार का जो माहौल है, वो भी अच्छा हो तो जाता है। वो लोग भी आते हैं बीच में सर्विस-वर्विस को ज़रूरत देना? जैसे जिनका पेशेंट हाँ, के नहीं घर का उनका केवल पेशेंट से मीटिंग होती है। मीटिंग होती रहती है उनकी। मिला देते हाँ, होंगे, मिलते हैं वो लोग। मिलते हैं। हाँ, हाँ। घर से खाना-वाना भी लाते हैं? नहीं, खाना घर से मीटिंग में तो ले आते हैं, थोड़ा-सा लाते हैं, बाकी यहाँ पे हम लोगों के साइड पे हम बाहर का कोई भी आइटम अलाउड नहीं करते हम लोग, ओके। है ना? क्योंकि सब कुछ जब यहाँ मिलता है तो बाहर से लाके क्या करना है? नहीं, प्यार बस अगर कोई माँ-बाप है, हाँ, अगर सोचा है मेरा बच्चा है हाँ, दे, तो अलाउ रहता है हाँ, वो मीटिंग के टाइम पे रहता है उनको अलाउड। मीटिंग में। कितना देर का मीटिंग रहता है वो? मीटिंग जैसे भी पेरेंट्स चाहें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 अच्छा, घंटा। उसकी सुविधा पर भी होता हाँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। है। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो ढाँचा है, हाँ, हाँ, स्थिति है क्या है? हाँ। पता चला बड़ा खुन्नस में अच्छा जैसे हाँ, ये होता है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार रिहैब का मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक मेंटल क्रेविंग हाँ। जिस बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर मेंटल क्रेविंग चल रही है, तो वो पेरेंट्स को उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं वहाँ पे मीटिंग में। अब 1 महीने में मीटिंग हो रही है ना। नशेड़ी आदमी वैसे तो हाँ, पेशेंट है, हाँ, बट मतलब थोड़े और खुल के बोला जाए तो नशा में युक्त व्यक्ति जो है, हमें नहीं लगता कि रिश्तों की मर्यादा को बहुत देर तक निभा पाता है। नहीं, वो हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है ना? नहीं ब मैं ये भावनात्मक जो नुकसान है यही तो है। हुँ। वो भावनाओं की कदर नहीं करता है कोई भी क्योंकि वो देखिए ये बीमारी के लक्षण है ये। ये इंडिविजुअल के नहीं है। अभी जैसे रिहैब में जितने भी लोग एडमिट हैं, किसी को भी आप अगर मिलेंगे, किसी को देख के नहीं बोलेंगे कि ये नशा करता था। जितने भी लोग एडमिट हैं, अच्छा व्यवहार है उनका, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन शाम को चाहिए, हाँ, वो बाहर हाँ, बाहर बाहर चाहिए। अब अच्छा अपनी रिहैब में आपने कभी ऐसा कोई कहता है कि डायरेक्टर साहब 1 पैक दे दो बस? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। अच्छा ये ख़ास बात होती है रिहैब की। देखिए पेशेंट का जो मेंटल ऑब्सेशन होता है, जो नशे के प्रति है, वो इसीलिए रिहैब में जाने के बाद 50% तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए ख़त्म होता है कि उसको ना ऐसा बोल सकता है, हुँ। ना उसको कोई पेरेंट्स है वहाँ पे कि जो कहीं से उसको लाके दे दे या ना कोई उसको नेगेटिव सपोर्ट करेगा, ना उसके पास कोई सोर्स ऐसी कहीं से मिल जाए। तो आधा जो उसका मेंटल ऑब्सेशन है नशे के प्रति, वो अपने आप ही नीचे आ जाता है। एक मैं डेटा पढ़ रहा था कि करीब 26 करोड़ से ज़्यादा पुरुष शराब पीता है देश में। महिलाओं का प्रतिशत भी है, थोड़ा बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो देश में नशे की लत में शामिल नशा है, वो शराब है। हुँ, उसके बाद तम्बाकू वाले हैं ये, हुँ। गाँजा, ये जो गुटखे, ये तमाम चीज़ें। फिर ये ड्रग्स अफ़ीम वग़ैरह ये सब आता है। शायद इसका स्ट्रैटिफ़िकेशन के पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि शराब हर जगह आसानी से मिल जाती है, एक। दूसरा गुटखा वाला मैं दूसरे नंबर पे मैं पढ़ रहा था। वो इतना नशा नहीं करता बट लोग मुँह में रख के घूमते रहते हैं। तीसरा वाला बड़ा महँगा है, अफ़ीम, चरस हुँ, ये जो ड्रग्स बहुत ये महँगा वाला, होता है, ये बहुत बहुत महँगा। महँगा आइटम। हमें ऐसा लगता है अगर आप इसको करेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कि अफ़ीम जैसे इस तरीके के नशे जो होते हैं
एलीट आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का नशा है और शराब कोई भी पी रहा, तभी तो ये डेटा भी है। देखिए आर्थिक रूप से मजबूत तो नशा तो हर किस्म का अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई गरीब आदमी भी है, अगर वो ड्रग ले रहा है मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चरस लेने के लिए गरीब आदमी कीमत चुकाने में उसको दिक्कत है तो सोचेगा कच्ची शराब पी लेते हैं वो ज़्यादा ठीक है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं। मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, ये जो चेन स्नैचिंग हो रहा है, बाइक उठाना हो रहा है, घर से सिलेंडर बेचना हो रहा है, ये सब नशे की वज़ह से ही होता है। वो गरीब आदमी भी है, अगर उसके घर में एक सिलेंडर पड़ा है गैस का, वो उसको भी लेके बेच देगा वो, उसके नशे के लिए। और अगर वो जो बड़ा है अच्छे जिसके पास अच्छी पैसा है, अगर घर वाले उसके पैसे पे रोक लगा देते हैं, तो वो लोगों का कुछ ना कुछ तो घर से सामान गायब होगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि पैडलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैडलिंग मीन्स कि नशा बेचना खुद बेचने लग जाते हैं और उस पे बेचने से उनका पीने का भी उसमें चल रहा है। उसमें पीने का हिस्सा बढ़ हाँ, जाता है। और ज़्यादातर लोग इसमें जो पकड़े जाते हैं, आप पेपरों में न्यूज़ पढ़ते होंगे कि नशे की लत की वजह से इसने आज इतनी 6-6 बाइक उठा ली, किसी का पर्स हाथ से छीन के भाग रहे हैं लोग। और वो क्या क्योंकि उनको किसी भी हालत में नशा चाहिए। अब मानो उसका एक किसी का भी 1 लाख रुपए का मोबाइल है, वो उसको अगर नशे के लिए पैसा चाहिए उसको 5,000 में ही बेच देगा वो। जिस तरीके का ये सिस्टम है हमारे यहाँ नशे में, इस सिस्टम की चेन को तोड़ना हो, हुँ, नशा देखिए कॉमन फिनोमेना है कि शराब गवर्नमेंट भी लाइसेंस दिया हुआ है, खूब दुकानें खुली हुई है। गुटखे दुकान पे जाइए जनरल स्टोर पे तो बाहर ही टंगे रहते हैं, है ना? गांजा-वांजा पे थोड़ा इतना ग्राम, उतना ग्राम एक नियम बनाया है कि भई इस इससे ज़्यादा ले जाओगे तो पकड़े जाओगे। भांग भी है और भी नशे के प्रारूप हैं जो ये जनरल एक फिनोमेना तम्बाकू वगैरह। एक हो गया ये वाला जो अभी चर्चा हुआ अफ़ीम, चरस ये तमाम चीज़ें। एक कॉमन और है जैसे आपने कहा वो ट्यूब में लगाने वाला उसको सूँघ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, इस तरीके से। फ़िनाइल सूँघ रहा है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। पेट्रोल सूँघते हैं। पेट्रोल सूँघ रहा है। हुँ। क्या आपके रिहैब सेंटर में ऐसा कोई पेशेंट है जो एक नहीं मल्टीपल नशा का आदी है? हाँ, है ऐसे, होते हैं, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कि जब देखिए शुरू में आदमी अगर हमारा गांजा ले रहा है, रेगुलर लेते-लेते उसको वो भी अपना टेस्ट बदली करना चाहता है। टेस्ट किस मीन्स कि किस कई पे बार शिफ्ट उसको करते हैं? असर होना भी बंद हो गया, स्मैक की तरफ बढ़ रहा है। उससे भी नहीं हो रहा है, स्मैक तो काफ़ी खतरनाक नशा है ये। हुँ। उसके बाद भी फिर मल्टीपल नशे, फिर अल्कोहल भी, फिर वो इंजेक्टेबल ड्रग्स उसको भी ले रहा है। ऐसे कई पेशेंट होते हैं कि जो मल्टी यूज़र है, जो सब तरीके के नशे का ट्रायल करके देख रहे हैं और उन्हीं की हालत बहुत ख़राब होती है। अल्टरनेटिव एक एस्पेक्ट ये कह रहा था कि जो पेशेंट आते हैं, तो उसमें मल्टी नशा वाला है, तो कुछ ऐसे हमने कहा कि ओपीडी से ही चले जाते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कुछ अलग-अलग बीमारी से। इनका क्या रहता है? आप आते हैं और जब जाते हैं, तो बीच में क्या-क्या होता है? कितने दिन लग जाते हैं? अच्छा जैसे हम लोगों का एक प्रोग्राम है, हम 12 स्टेप का प्रोग्राम फ़ॉलो करते हैं हम लोग और ये हम लोगों ने 5 महीने का एक प्रोग्राम रखा हुआ है इसमें। देखिए फर्स्ट पहला हफ़्ता किसी को 10 दिन भी लगता है, किसी को 5 दिन भी लगता है। इनको एक उसको हम मानते हैं फिज़िकल रिकवरी, मेंटल और फिज़िकल रिकवरी। मेंटल और फिज़िकल रिकवरी केवल रिहैब के अंदर के लिए कि वो इसके ऑब्सेशन से बाहर आए थोड़ा। उसको प्रॉपर नींद आने लग जाए, अच्छा खाना खाने लग जाए वो, उसकी भूख खुल जाए, है ना? बाकी जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो मेंटल क्रेविंग तो वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। लेकिन वो फिज़िकली तौर पे घर जाने के बाद भी चलता रहेगा मेंटल क्रेविंग? मेंटल क्रेविंग तो यहीं से स्टार्ट होती है, रिहैब से ही ना मतलब जैसे जब नशा नहीं मिलता ना, देखिए मैंने आपको पहले बता चुका अब हूँ। वो ठीक हो के गया। हाँ, ठीक होके गया है लेकिन मेंटल क्रेविंग का मेरा बोलने का मतलब है कि वो ठीक होना चाहता है खुद। ओके, फिर वापस चला गया? हाँ, कि वो ठीक होना चाहता है। तो ये रिहैब जो होता है एक इसको हम मानते हैं एक स्कूल की तरह है। जहाँ रिहैब पे नाम ही है उसका, रास्ता परमानेंट तो है नहीं। रास्ता दिखाया जाता है वहाँ हाँ। पे एक।
जो रास्ता दिखाने वाले हैं, ज़्यादातर लोग वो इसी लाइन से निकल के आज रिकवरी में चल रहे हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि मैं आज कैसे ठीक हूँ, मैं आज। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इस वाले इश्यू कि अगर वो रिहैब सेंटर से आया, हाँ, हाँ। अब क्या करना चाहिए? हाँ, रिहैब सेंटर से आया, देखिए अगर वो रिलैप्स हो गया, हाँ, अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो परिवार उनको दोबारा कदम उठाता है फिर। हुँ, कुछ तिबारा भी कदम उठाते हैं किस बात के लिए? एडमिशन के लिए। अच्छा फिर करा दें। हाँ, हाँ। नहीं तो वो तो ठीक हो गए ना, हुँ, तो दोबारा क्यों? रिलैप्स होने के बाद, जब दोबारा नशा उठा लेता है। ओह! जो ठीक हो गया, वो तो देखिए अपना सब चीज़ उसका परिवार अपने भी घर दे में रह देगा, हो गया अपना नौकरी करेगा, अपने हुँ, बीवी-बच्चों को पालेगा, उसके लिए उनको पालने के लिए भी नौकरी करेगा वो। अब कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं कि जिनकी घर की हालत ख़राब है, शादी उनकी करी हुई है, उनके बच्चे हैं, फिर भी उनके पेरेंट्स, उसके उनके माँ-बाप को अपनी पेंशन के ऊपर, एक पेंशन कितने परसेंट मिलती है आपको मालूम है? हुँ। एक किसी भी रिटायर्ड आदमी को पेंशन कितने परसेंट मिलती है? उसके ऊपर वो नशा करने वाले के बच्चों को भी पाल रहे हैं, उनके बच्चों की फीस भी दे रहे हैं, उनका खाना भी दे रहे हैं और नशा करने वाले को नशा कर रहा है बस। और जो अगर रिहैब में एडमिट कर रहे हैं, उसका खर्चा भी उठा रहे हों। जब ठीक हो जाता है, तो एक एहसास तो लेके जाता हो बड़ी बिल्कुल, गलती हो बिल्कुल गई, साहब। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त गलती हो गई, हाँ, हाँ। है ना? कभी आपके सेंटर पे ऐसा पुनर्वास केंद्र पे कोई कैज़ुअल्टी हो गई हो कि ठीक करते-करते वो और बीमार हो गया या कोई नहीं, ऐसा कैज़ुअल्टी तो नहीं होता है। हाँ, ठीक होने के बाद तो मतलब ठीक ही होगा। देखिए नशा अगर उसका छूट गया, हुँ। बहुत अच्छा। नहीं जैसे हमने सुना कि अब क्या हकीकत क्या फसाना सुनी बर हुई बात कल वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, बिल्कुल। कि जैसे कोई नशेड़ी है, उसको नशा नहीं मिला, तो उसको कुछ और तकलीफ़ें पड़ गई, शरीर में अकड़न होने लगी, जकड़न हाँ, होने वो लगी, होता है। ये तो दिक्कत उसी के लिए डॉक्टर है ना, वो जो डॉक्टर होते हैं वो दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने मतिभ्रम जो आपको बोला है, हुँ। ये जो स्टेज है हैलुसिनेशन की स्टेज होती है, इस समय बहुत केयर करने वाली बात होती है। सूचना चेतना के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कि हुँ, नशे से हाँ, नशा एक एक जागरूकता अभियान तो भारत सरकार भी हाँ, चलाता है, भा नशा मुक्ति भारत ये चल रहा है अभी भी। चल भी रहा हाँ, हाँ, और राज्य सरकारें भी चलाती हैं। बिल्कुल। पुलिस भी देखे होंगे जो ड्रग सप्लायर हैं उनको पकड़ती हैं और इतना छोड़िए एनसीआर दिल्ली के अंदर मैं पढ़ रहा था कि 13,000 करोड़ का नशा पकड़ा था भाई। बिल्कुल है। 5,000 करोड़ का नशा गुजरात में। गृह मंत्री ने खुद शाबाशी दिया था इस मामले में कि इस तरीके का अच्छा काम हो रहा है, पुलिस कर रही। एक चेतना सूचना बहुत वैसा नहीं दिखता है। हुँ। जैसे कहीं होर्डिंग दिख गया, नशा ये है फलाना-ढिमका। क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो घर-घर की कहानी होती जा देखिए रही है। जो हमारा मानना है, क्योंकि जब हमारे पे फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस, जो नशा करने वाले की अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब जब नशा करने वाला अपने आप कम होगा, तो नशा बेचने वाले भी कम ही होंगे। नशा कम कैसे हो वही तो कह रहा हूँ घर की कहानी। अवेयरनेस अभी एक विवाह में चले जाइए, कॉफ़ी में जाइए 500 लोग तो दर अभी पी रहे हो। जैसा कि कल मेरा आपसे डिस्कस हो रहा था कि कुछ पेरेंट्स लोग शर्माते हैं। इसमें शर्माने की कोई ब बात नहीं है कि उनका बच्चा नशा कर रहा है, और ये मेडिकल साइंस में भी इसको बीमारी घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने, नशे की भी बीमारी, तो इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुरंत अगर लगता है, क्योंकि नशा करने वाले के जो एटीट्यूड्स होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे साफ पता लग जाता है। उसके डेली के शेड्यूल में चेंज आता है कि मेरे बच्चे ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। और अगर हम इस दृष्टि से देखें इसको, इस नज़रिए से भी हुँ, कि अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति किसी भी एंगल से समाज में वापस आता है, हुँ, तो सामाजिक क्षति की, आर्थिक क्षति की, मान अपने मान-सम्मान की, चलिए आर्थिक छोड़ देते हैं, सामाजिक और मान-सम्मान की क्षति की पूर्ति कर लेता है या इस गिल्टी से भरा रहता है नहीं कर कि लेता है, कर लेता है? कर लेता है। वो बहुत एग्ज़ाम्पल है ऐसे। जैसे माना कोई भी है, मैं ही नशा छोड़ दिया अभी, तो जो जिसने मुझे पहले आप देखा है, उस तरह के नशा थोड़ी लेते थे, नहीं मैं एक कि दिन-रात आप एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, हाँ, एग्ज़ाम्पल।
तो जो मुझे आज देख रहा है तो वो एग्ज़ाम्पल देते हैं, किसी भी ऐसे लोगों का कि जो नशा छोड़ के आज अब लाइफ़ जो जी रहा है उसका एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उसकी नकल करो, उसको देखो वो कैसा था। परिवार में बच्चों को भी फिर लोग उदाहरण देते हैं दूसरे का, कि उनको देखो, उन्होंने कैसे छोड़ दिया है। तो समाज में तो अपने आप ही उसका स्थान वापस आ गया है फिर। हुँ। बल्कि पहले से भी ज़्यादा ये मान-सम्मान। कभी ऐसे चलते-फिरते कोई कह देता होगा तुम तो यार बहुत नशेड़ी थे बहुत बड़े वाले। मान लो नशा हाँ, छोड़ दिया, होता है, कोई पूछते हैं। गुस्से में बोल ही सकता हाँ, है, हाँ, गुस्से बिल्कुल। में रार झगड़ा हुआ, नहीं, नहीं, बात हुआ, बोले तुम चुप रहो नशेड़ी। अब जैसे कि वो होता है कि दोस्त लोग होते हैं कि भाई तुमने कैसे नशा छोड़ा? अच्छा, ये अभी तो पॉज़िटिव हो गया। नहीं पौधे के नशा कैसे छोड़ दिया? हाँ। भई हम छोड़ना चाहते थे इसलिए छूटा है। क्योंकि हमको पहले मौका नहीं मिला था, हम निर्भर थे, तो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे थे। अच्छा कितने अंदाज़न ऐसे अंदाज़न हुँ। कितने परसेंट नशा करने वाले लोग, इस तरह के पेशेंट, थोड़ा-सा उनको और इस तरह ले लेते हैं पेशेंट, जिनको पुनर्वास सेंटर में जाके सुधर सकते हैं, को मन में मतलब एक प्रकार से उनका कांसेप्ट क्लियर होता है। हुँ। जैसे 100 पेशेंट हैं इसके, हुँ। कितने ऐसे मानते हैं कि पुनर्वास केंद्र हमारे लिए एक अच्छा चिकित्सालय है? करीब-करीब 100 हुँ। एक अंदाज़ा ब पूछ नहीं, रहा नहीं, हूँ। बिल्कुल ठीक सवाल है आपको। हाँ, कितना ऐसा मानते हैं? देखिए जब तक सेंटर में हैं ये थोड़ा-सा ऐसे वैसे सवाल है वहाँ रहने तक सब सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएँगे। लेकिन मैंने आपको एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेंटल क्रेविंग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं जिनको मेंटल क्रेविंग थी कि अब मैं बाहर जाके पहले एक बॉटल पीता था या जितना भी लेता अब मैं सोशल यूज़र बन जाऊँगा। सोशल यूज़र मीन्स कि जैसे 2 पैक पीने वाला है, 1 हाँ, पैक पीने वाला पार्टी-वार्टी में है। पी लिया ऐसा वाला। लेकिन जिसने भी ये सोचा है, वो वापस उसी स्टेज में आया है वो। ओके, क्योंकि वहीं से हाँ, गया भी था वो और पहले भी। अब जो भी रिहैब में आ जाता है रिहैब का ये बोलना होता है या हमारा ये बोलना होता है कि आप अब हमारे लिए जो भी रिहैब की जिसको ज़रूरत पड़ती है, नशा उसके लिए नहीं बनाया है। अब अच्छा अब चलते हैं थोड़ा दूसरे रास्ते पे। हाँ, बहुत सारे लोग गुटखा का प्रचार करते हैं, हुँ, फ़िल्म स्टार भी करते हैं। हाँ। नाम अलग-अलग देकर माउथ फ्रेशनर फलाना-ढिमका। आपकी नज़रों में क्या है? ये ठीक है या नशा से बाहर है या ठीक है? नहीं, नशे के लिए शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है। इन्हीं चीज़ों से शुरुआत ये भी ठीक नहीं है? हाँ, नहीं, नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल। ये बड़े-बड़े जो सुपरस्टार होते हैं वो प्रमोट कर रहे हैं? अभी देखिए आपको एक किसी भी गुटखे पे या किसी पे भी आपको एक पिक्चर बनी हुई है हार्मफुल, हुँ। लेकिन उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही है उसको लेने की, तो ये इसी को डिपेंडेंसी बोलते हैं। एक आपको उदाहरण देते हैं, आपको बड़ा सही लगेगा यहाँ पे। 555 बीड़ी का आपने नाम सुना? एक बीड़ी आया करती थी हुँ, 555, हुँ। 555 इसका ऐड भी चलता था वो टीवी में। हाँ, हाँ, टीवी में चलता था। 555 की बीड़ी का कारोबार पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रिप था उसकी, पकड़ थी बाकायदा और ये बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट हुँ, हुए हमारे। हुँ। 555 बीड़ी के जो मालिक थे, पहले वो शायद दिनेश 555 था, बाद में 555 कर दिए। नवंबर में अक्टूबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट मतलब नवंबर वाली रात और 31 अक्टूबर वाली, उन्हीं 555 वालों के यहाँ एक लफड़ा हुआ। लफड़ा ये हुआ कि उनका बेटा शराब पीकर अपने ही बाप को गोली मार दी। गोली तो मार दी दारू के नशे में जो भी बात हुई होगी, लेकिन उसको एहसास हुआ तो अपने को भी गोली मार लिया। हुँ, हुँ। और वो 555 वाले हम लोग बचपन में जब थे, तब से जानते हैं 555 ठीक-ठाक से मतलब बहुत उम्र रही होगी बट बहुत पुरानी बात बता रहा हुँ, हूँ। अब आप ज़रा समझ के देखिए हुँ। कि शराब और सोच, आमदनी कितनी भी हो जाए, नशा सब पे भारी पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि नशा करने वाले की मानसिकता चेंज हो जाती है। उदाहरण के लिए कि मैं नशा करने वाला हूँ और मेरा परिवार किसी से भी बात कर रहा है, क्योंकि ये हमने
प्रैक्टिकली देख चुके हैं। तो कितना भी बेचारे कुछ भी कोई इमोशनल हेल्प ले रहा होगा, किसी से बात कर रहा है, तो हमारी सोच में वो गलत दिखाई देगा वो, हमारा फैमिली मेंबर। और नशा करने वाले को अगर जो भी उसको रोकेगा, टोकेगा नशा करने से, वो उसको दुश्मन मानता है। उसका कितना भी अच्छा दोस्त होगा, अगर वो उसको शराब से रोकता है या नशा करने से रोकता है, तो वो उसके साथ छोड़ देगा वो। हुँ। तो ये मानसिकता का इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, नशे का मानसिकता चेंज होना। और इसीलिए भावनाओं की कदर नहीं होती है, उसको कोई वैल्यू नहीं है कि उसका माँ है, बाप है, पिताजी है, बहन है, भाई है, वाइफ़ है, बच्चे नो। एक प्रकार से एक नशा वाला जो व्यक्ति है, अपना पैसा बर्बाद करता है, बिल्कुल। शरीर बर्बाद हुँ, करता है, दिमाग खराब करता है, हुँ, रिश्ते खत्म करता खत्म करता है, है, ज़िम्मेदारी से भागता है, भागता है। सोसाइटी में वैल्यू गिराता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक प्रकार से इतना सब कुछ नशा करने से पहले भी तो जानते हैं लोग, बिल्कुल, भाई शराब पैसे की ही आएगी, ड्रग्स पैसे की ही आएँगे और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है, क्यों नशा देखिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा नशा चुरा के पहले करता है, हुँ, छुपा के करता है। इसका मतलब ये खराब है, इससे सेहत खराब होती है ये भी पता है। आखिर उसके बावजूद भी पढ़े-लिखे समझदार जो अपने को बड़ा तीस-मार खां समझते हैं, वो भी इस दलदल में घुसे हुए हैं। बिल्कुल। अ, देखिए हम लोग ना नशे को बीमारी की तुलना ये डायबिटीज़ से करते हैं हम लोग। ओके, जैसे डायबिटीज़ वाला होता है, उसको ब वो नशा नहीं कर रहा है, लेकिन वो चीनी खाना, आलू खाना, चावल खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है नशे के बिना। और एक नशा करने वाला है, उसको पता है, उसको भी पता होता है कि इससे मेरे क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इसको इसीलिए हमारी भाषा में, जो रैप की भाषा में, एक जो टॉयलेट से प्रॉब्लम है, बड़ी चतुर, चालाक और मायावी बीमारी बोलते हैं इसको। ये इतनी चालाक है कि ये हावी होती रहती है एक आदमी के ऊपर। अपने आप नहीं होती, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इससे निकलना इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हुए भी इस बीमारी से नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि हमारे पे कईयों के फ़ोन आते हैं कि हम क्या करें, क्या करें? और हाँ, हम कई को बोलते हैं कि आ जाएँ, लेकिन वो उनको टाइम देते हैं कि आप आ जाओ, खुद आ रहे हो तो आइए आप लोग, तो वो फिर भी नहीं आ पाते, क्योंकि तब तक उनको फिर वो मेंटल क्रेविंग हो जाती है उसकी। कितने प्रकार के आपके केंद्र में चिकित्सक रखने पड़ते हैं? जनरल फिजिशियन हैं, साइकियाट्रिक हैं और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग क करते हैं सबकी। डेली क्लासेस होती हैं इनकी और ग्रुप काउंसलिंग होती है। अच्छा, ग्रुप काउंसलिंग का फ़ायदा ये होता है कि देखिए हर एक आदमी तो एकदम पॉज़िटिव नहीं होता है, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जहाँ पे नेगेटिव पॉज़िटिव जो दोनों किस्म की बातें होती हैं, तो उसमें रिज़ल्ट अच्छा आता है इस समय पेशेंट आपके यहाँ कितने हैं? पेशेंट जो एडमिट है हमारे पास, 47 पेशेंट एडमिट है अभी। और कैपेसिटी कितनी हो है आपके यहाँ? 50 की है। 50 यानी 100% ही मान लें, हुँ, थोड़ा ही कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पुनर्वास केंद्र, रिहैब सेंटर देहरादून में। देहरादून में। मैं एक डेटा पढ़ रहा था, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कि 94 रिहैब सेंटर हैं यहाँ, हाँ, बिल्कुल होंगे इतने। ठीक? हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल में गिनती के हैं, कम हैं मतलब, हुँ, लेकिन देहरादून में बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्या बाहर के भी पेशेंट आते हैं, हाँ, इसलिए पर ज़्यादा खुला है बिल्कुल। या लोकल ही ज़्यादा रहते हैं? नहीं, बाहर के भी आते हैं। बाहर, जो जैसे कहाँ-कहाँ के आते नेबर हैं? स्टेट हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, आपका उत्तराखंड तो पूरा हो ही गया है। जितने भी हम से आपके लगते हैं यहाँ पंजाब से है। आपके यहाँ हाँ, आपके यहाँ किस-किस स्टेट के लोग आते हैं? यूपी के, यूपी हो गया हाँ, और पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, हुँ, राजस्थान के भी हैं, यानी ये मान लिया जाए बिहार से ही आते हैं। बिहार से भी हाँ, देहरादून के भीतर हुँ, रिहैब सेंटर ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं कि देहरादून में ज़्यादा पेशेंट हैं, बल्कि ये माना जाए कि अदर स्टेट्स के लोगों के हुँ, कारण ये है। बिल्कुल। और आपके यहाँ तो अगर 50 कैपेसिटी में 47 हैं, तो इसका मतलब है कि रिहैब सेंटर में पेशेंट रहते ही रहते हैं। हाँ, रहते हैं ये पेशेंट। हैं? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। और 94 हैं तो आप अ, एक तो सबको रिहैब के बारे में मालूम नहीं होता है, हाँ, नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। यस। अब जैसे
कि और मालूम भी है तो वो हाँ, वहाँ जाने को अपनी डिग्निटी के खिलाफ मानते हैं। मानते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। नहीं, ये गलती तो है ही। उन्हीं के बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है, कि बच्चों को या उनके पति को या उनके परिवार के जो सीनियर हैं, उनको भी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि उनको फिर बाद में मैंने पछताते हुए ऐसे लोग देखे हैं कि हम लोगों ने पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया। देखिए, रिहैब में कोई ऐसा जादू नहीं होता है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनेगी जिससे कि वो नशा छोड़ दे, जब तक कि वो छोड़ना ना चाहे। और रिहैब का फ़ायदा ये होता है कि जिस तरीके से वहाँ का डिसिप्लिन, माहौल, काउंसलिंग तो धीरे-धीरे करके पेशेंट को हम समझते हैं कि समझ में आने लगता है, उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस पैदा होती है। जी हाँ, वाक़ई में प्रॉब्लम मेरे अंदर है, ना कि किसी दूसरे के अंदर है। एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं हाँ। कार्यक्रम का। क्या कहना चाहेंगे आप अपने उस अनुभव से और आप इस अनुभव से जो जब से रिहैब सेंटर के डायरेक्टर एज़ आप बहुत सारे किस्म-किस्म के पेशेंट को, अलग-अलग उम्र के पेशेंट को और अलग-अलग नशे से युक्त पेशेंट को आप देख रहे हैं। तो जो लोग घरों में बैठ कर के अभी रिहैब सेंटर नहीं आए हैं बट रिहैब सेंटर लायक हैं एक। कुछ ऐसे हैं जो रिहैब सेंटर ना पहुँचे, उनके लिए भी क्या आप आगाज़ करना चाहेंगे कि साहब ये छोड़ दो, अगर जकड़ में आ गए हो तो आ जाओ, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब सुविधा ले लो और ना पियो, ना खाओ, ना करो नशा तो ज़्यादा अच्छा है। आप कुछ बोलना चाहें? हाँ, मेरा उन सभी लोगों से ये कहना है कि जो भी जिनके भी परिवार का सदस्य या खुद जो नशे की जकड़ में है, तो नशे की बीमारी से आप निकलने की कोशिश करें, प्रयास करें। अगर आप एक अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं, तो आप ज़रूर इस बीमारी से निकलेंगे और अपने एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकता है एक इंसान, अपने परिवार को देख सकता है, समाज में उसकी इज़्ज़त की चिंता ना करें, समाज में अगर ठीक होके आदमी जाता है, तो उसकी इज़्ज़त पहले से भी ज़्यादा होती है। आर्थिक स्थिति भी बनती है क्योंकि वो आदमी फिर काम करने लायक हो जाता है जो नशे से दूर है। और अगर हमारा बच्चा है कोई, उस पे भी गलत असर ना जाए उस चीज़ का, क्योंकि कई बार परिवार की कुछ परिवार का कल्चर ऐसे होता है कि जहाँ नशे को वो आम तौर पे लेते हैं, तो बच्चे भी उसको सीखते हैं। कई पेरेंट्स के अंदर ये आदत होती है कि चलो हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ा-सा मुँह में लगा देते हैं, वो भी बहुत गलत है, क्योंकि इसका नतीजा आगे चल के मिलता है। बाकी रिहैब की मदद देना ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है या डाउट होता है कि रिहैब के बारे में, तो आप रिहैब से ऑफ़िस में जाके बात करें, समझें, उनके सामने अपनी बात रखें, उनकी बात सुनें। और आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिट करिए उनको। तो एडमिट करने से ये है कि चलो लाइफ सेफ ठीक है उनकी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उदय प्रताप सिंह जी जो कि नवीन किरण पुनर्वास केंद्र के निदेशक हैं, से अच्छी खासी बातचीत की। उनके अनुभवों को जाना, उनके केंद्र के चल रहे क्रियाकलापों के बारे में चर्चा हुई और आम तौर पे नशे में युक्त तमाम लोग किस तरीके के मरीज बन रहे हैं और किस तरीके के नशे से युक्त हैं और ये नशे का कारोबार कितना बड़ा है और किस स्तर तक युवाओं को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है, इन तमाम बातों पर बातचीत हुई। वैसे एक हकीकत तो ये है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा और हमारे सुधार में ही हमारी अपनी सुचिता है और नशे की लत से युक्त उन तमाम लोगों से मैं भी यह कहना चाहूँगा कि बेवजह की चीज़ में अपनी आर्थिकी को दांव पे मत लगाओ, अपने शरीर, अपने दिमाग को कहीं गिरवी मत रखो, अपने लोगों के लिए रहो, अपने लिए ज़िंदा रहो और अपने अपनों के लिए काम कीजिए। नशा हर हाल में बुरा ही है। बोतल कितनी भी अच्छी हो, उसकी शराब जब दिमाग पे चढ़ती है, तो सिर्फ़ नुकसान करती है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं देंगे विराम। अगली बार किसी और शख्सियत से, किसी और मुद्दे पर करेंगे बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार।